सो वेलकम बैक ऑन स्टेम बाबा। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन एंड ऑलमोस्ट हम चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में आ चुके हैं। अब 7 टॉपिक मैंने कवर कर चुका हूँ एंड सेंटर ऑफ मास का एक छोटा सा टॉपिक रह गया था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो ना हो तब क्या होगा, तो ये चीज हम डिस्कस करेंगे आज। और एक और टॉपिक दैट इज सिस्टम विद चेंजिंग मास, जैसे रॉकेट प्रोपल्शन, तो ये टॉपिक और डिस्कस करेंगे and then we're going to end this chapter today itself in this video, and from the next video we'll discuss the questions from this chapter. So चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस शानदार वीडियो की। सो लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे सेंटर ऑफ मास, एंड सेंटर ऑफ मास का हमने मोशन भी डिस्कस किया था। एंड ये इक्वेशन हम लोगों ने देखा था कि m टाइम दिस इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, m टाइम्स ACM। अगर मैं ये देखूं तो दिस इज इक्वल्स टू द नेट एक्सटर्नल फोर्सेस। तो ये इक्वेशन हमने पढ़ी थी एंड हमने ये देखा था कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम अगर ये जीरो है, इसका मतलब कि सेंटर ऑफ मास की जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। इसका मतलब ये कि जो सेंटर ऑफ मास है अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर वो मोशन में है विद वेलोसिटी v तो उसी वेलोसिटी के साथ वो मूव करता रहेगा। एंड ये जो मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, वो कंजर्व रहता है इफ दिस इज इक्वल्स टू जीरो। बट अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है तब क्या होगा इफेक्ट, तो वो चीज हम अब इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। Now, अगर आप ध्यान से देखो, दिस इक्वेशन इज कंप्लीटली एनालॉगस टू दिस इक्वेशन, एफ नेट is equals to mass times acceleration। तो ये फॉर्मूला हमने तब देखा था जब हम न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ रहे थे, एंड दिस इज फॉर द पॉइंट मास, दिस इज फॉर द पॉइंट मास। सो यहां से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम एक्सेलरेट्स प्रिसाइसली एज इफ इट वर अ पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल M, इस इक्वेशन से कंपेयर करके, बिकॉज दिस इक्वेशन इज एनालॉगस टू दिस इक्वेशन एंड दिस इज फॉर द पॉइंट मास। तो यहां से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम एक्सेलरेट प्रिसाइसली एज इफ इट वर अ पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल M एक्टेड ऑन बाय अ फोर्स नेट एक्सटर्नल फोर्स F net। एंड इसके कारण हम जो सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है वो काफी सिंपल होता है एज कंपेयर्ड टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और पार्ट्स। बोला ये चीज समझ नहीं आई कि जो सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है वो सिंपल कैसे होता है। इस चीज को समझते हैं एक एग्जांपल से। सो हियर यू कैन सी दिस हैमर। हमने क्या किया, हैमर को हवा में उछाला और हम इस जो ये वाला पार्टिकल है हैमर का, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम फॉलो कर रहे हैं कि ये कैसे कैसे मूव कर रहा है। अब देखो ये कैसे कैसे, ये येलो लाइन से हम देख सकते हैं कि ये पार्टिकल पहले ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर यहाँ पे ऐसे गया, एंड देन आप ये पाथ देख रहे हो, इस वाले पार्टिकल की जो पाथ है वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर इसको हमें स्टडी करना हो तो हमें बहुत मुश्किल होगा, बट अगर हम इसके सेंटर ऑफ मास की अगर हम पाथ देखें तो वो कैसी होगी, आप खुद सोच के देखिए सेंटर ऑफ मास की पाथ कैसी होनी चाहिए। आप इसको इस तरीके से सोचिए, प्रोजेक्टाइल मोशन जब हमने पढ़ रहे थे तो हम पॉइंट मास को अगर हम हवा में उछालते हैं विद सम एंगल थीटा, तो उसकी पाथ कैसे होती थी, प्रोजेक्टाइल मोशन होता था ना वो। तो उसी तरीके से अगर सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे हम पाथ देखें तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही होगा। बोलो कैसे, इसको मैं दिखाता हूँ एक इमेज से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं इसका सेंटर ऑफ मास देखूँ इस हैमर का तो ये होगा, एंड इसका अगर मैं पाथ देखूं तो देखो ये इट इज प्रिसाइसली अ पैराबोलिक पाथ, और ये होनी भी चाहिए। जब हम काइनेमेटिक्स इन 2 डायमेंशन पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट अगर पॉइंट मास है उसको हम किसी एंगल थीटा से अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो इट फॉलोज अ प्रोजेक्टाइल पाथ। तो वही है सेंटर ऑफ मास में बेसिकली क्या है कि मतलब इस पे पूरा का पूरा मास हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट रख सकते हैं हैमर का, और समझो कि ये जस्ट इट्स अ पॉइंट मास ऑफ कैपिटल M। अब जब इसको हम ऊपर हवा में फेंकेंगे तो इट ऑल्सो फॉलोज अ प्रोजेक्टाइल पाथ। तो इसलिए जो पाथ होता है सेंटर ऑफ मास का वो काफी सिंप्लीफाइड या काफी इजी होता है एज कंपेयर टू द पाथ ऑफ अदर पार्टिकल। तो इसलिए हमारा मोर इंटरेस्टेड ये होता है कि हम सेंटर ऑफ मास का हम स्टडी कर ले तो हम पूरा मोशन को स्टडी कर पाएंगे। तो इसलिए अभी तक हमने बिफोर दिस द सेंटर ऑफ मास हम लोग ये मान के चल रहे थे कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक पॉइंट मास होता है, बट एक्चुअल में तो पॉइंट मास होता नहीं है। सो
पर फिर उसको पढ़े कैसे, तो इसलिए हमने सेंटर ऑफ मास का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया एंड उसके पाथ को हम लोग स्टडी करते हैं टू डिफाइन द पाथ ऑफ द सिस्टम। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। एक एग्जांपल और देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने फायरवर्क रॉकेट लॉन्च किया एंड यहां पर भी अगर मैं सेंटर ऑफ मास का पाथ देखूं तो इट इज अ पैराबोलिक पाथ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, आफ्टर द लॉन्च यहाँ पे ये एक्सप्लोड कर गया। एक्सप्लोजन के कारण क्या हुआ कि जो बाकी जो पार्टिकल्स थे वो तो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उसको हम पढ़ नहीं पाएंगे। बट अगर सेंटर ऑफ मास का अगर मैं पाथ देखूं तो वो अभी भी जो है वो पैराबोलिक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स तो लग रही है विच इज द ग्रेविटी फोर्स। एंड जब ग्रेविटी फोर्स लग रही है किसी पॉइंट मास के ऊपर तो वो अगर और वो किसी एंगल थीटा से अगर हमने उसको लॉन्च किया है, इट ऑलवेज फॉलो पैराबोलिक पाथ। ये चीज हमने पढ़ी थी काइनेमेटिक्स इन 2 डायमेंशन में। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉइंट मास तो है नहीं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं अलग अलग। अब केवल बट जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर भी हमेशा पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हैं, प्रोवाइडेड कि अगर हम ये जो एयर रेजिस्टेंस है इसको हम नेग्लेक्ट कर दें, इसको हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। ओके, तो आई होप कि आपको सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन में आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, यू हैव टू डू ऑन योर ओन। सो द प्रॉब्लम इज, तो यहाँ पे आप देख रहे हो शीट मेटल है, अ पीस ऑफ शीट मेटल। हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया और दोनों साइड जो मास है वो दोनों, टोटल मास तो m था, हमने डिवाइड कुछ इस तरीके से किया कि इस तरफ भी मास आधा बचा शीट मेटल का और इस तरफ भी आधा बचा। क्वेश्चन ये अराइज करता है कि अगर मैं इस पॉइंट पे एक यहाँ पे फलक्रम लगा दूं, मतलब यहाँ पे ये आप देख रहे हो ये फलक्रम हमने लगा दिया है। क्वेश्चन ये है कि अगर इसको मैं यहाँ से मतलब छोड़ दूं तो ये क्या इसी पोजीशन पे रहेगा छोड़ने के बाद, या ये ऐसे मूव कर जाएगा, मतलब रोटेट कर जाएगा इस तरफ, या इस तरफ रोटेट करेगा, किस तरफ रोटेट करेगा। तो ये आपको सोचना है एंड यू हैव टू गिव द आंसर ऑन योर ओन। सो विद दिस हमने एक सेंटर ऑफ मास कंप्लीट कर दिया है। नाउ विल डिस्कस द फाइनल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द सिस्टम विद चेंजिंग मास। Okay, so this will be the last topic for this chapter, system with changing mass, rocket propulsion. तो देखो रॉकेट जब लॉन्च होता है तो उस वक्त क्या हो रहा है कि जो फ्यूल है वो बर्न करता है एंड जो मास है सिस्टम का, रॉकेट का, वो टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। तो हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी F नेट एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ये चीज़ यहाँ पे वैलिड नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे मास कांस्टेंट नहीं है, तो ये इक्वेशन हम यहाँ पे यूज नहीं करते। तो इसको हम कैसे स्टडी करें वो हम समझेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो देखिए, एज अ रॉकेट इंजन ऑपरेट्स and burn fuel, its mass decreases due to ejection of some fuel. Despite of this change, the total momentum of the rocket and its remaining fuel remains constant since the burning process is generated by internal forces. बोले यहाँ पे समझ नहीं आया कि जो मोमेंटम है वो कंजर्व क्यों रहता है। देखो हम लोग अभी ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो ये अपना पास जो रॉकेट है इट इज़ इन द स्पेस एंड स्पेस में ना ही तो ग्रेविटी है और ना ही एयर रेजिस्टेंस है, और एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है, करेक्ट। तो ये दोनों ही चीज यहां पे नहीं है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जब रॉकेट अपना ये जो फ्यूल है ये जब बाहर निकाल रहा है, कुछ मास इसका जब बाहर निकल रहा है, तो उस वक्त क्या हो रहा है, इसका जो मोमेंटम होगा इसके फ्यूल का वो कितना होगा। सपोज कि जो मास जो निकल रहा है वो डेल्टा एम निकल रहा है एंड जो वेलोसिटी है विद विच इट इज कमिंग आउट दिस इज v। एंड क्योंकि जो टोटल मास है सिस्टम का वो कंजर्व है, तो जो मोमेंटम है ये अपवर्ड डायरेक्शन में इसको रॉकेट को भी लगना चाहिए विद द सेम मैग्नीट्यूड दैट इज डेल्टा m इंटू वी। सो अगर मैं चेंज इन मोमेंटम देखूं फॉर द रॉकेट, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा m इंटू वी, एंड इफ दिस इंक्रीज इन momentum occurs in the time delta t, so the force exerted on the rocket is the change in momentum divided by the time interval delta t. So हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा p over डेल्टा t। यही तो हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा था फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, मोमेंटम कितना है, डेल्टा m ओवर टाइम्स v एंड दिस इज डेल्टा t, करेक्ट। अब ये फोर्स को हम क्या बोलते हैं, दिस फोर्स इज कॉल्ड द थ्रस्ट फोर्स Ft एंड दिस इज डेल्टा m। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये।
So this is what we have derived. This is what we call the thrust force. एंड यूनिट तो वही है, फोर्स इस यूनिट उसकी होगी न्यूटन एंड डायरेक्शन होगी अपवर्ड. देखो यहाँ पे जो डेल्टा एम ओवर डेल्टा टी है ना, इट सिंपली मीन्स द अमाउंट ऑफ मास पर टाइम कमिंग आउट ऑफ रॉकेट, पर यूनिट टाइम इट इज कमिंग आउट ऑफ द रॉकेट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रॉकेट की बात करूँ, डेल्टा 4 हैवी रॉकेट है काफ़ी, एंड इट इज अमंग द मोस्ट पावरफुल रॉकेट इन द ऑपरेशन टुडे. अगर मैं इसका डेल्टा एम की बात करूं, डेल्टा एम ओवर डेल्टा टी फॉर दिस रॉकेट, दिस इज 2510 kg per second, and the speed with which the rocket the fuel comes out, it is near about 3710 meter per second. And as a result जो इस पे थर्स्ट फोर्स लगेगी ft, इस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं, डेल्टा एम ओवर टी, दिस इज दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड विद दिस वैल्यू, इट इज नियर अबाउट 9.31 टाइम्स 10 to the power 6 न्यूटन. देख रहे हो 9.31 मिलियन न्यूटन, इतना थ्रस्ट उसको ऊपर की तरफ लग रहा है. ओके तो चलिए एक प्रॉब्लम मैं आपको खुद प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको देता हूं, एंड देन विल गोइंग टू एंड दिस टॉपिक. सो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम यहाँ पे आप देख सकते हो कि द ascent stage of lunar lander was designed to produce 15,600 Newton of a thrust at liftoff, and if the fuel is burned at this rate, what is the speed of ejected fuel? तो ये आपको खुद से करना है, यू कैन डू इट ऑन योर ओन. जो इक्वेशन हमने अभी निकाला था, फॉर्मूला जो अभी हम पढ़ा था, वहां से आप इजिली निकाल पाओगे. ओके एक कॉमन क्वेश्चन है बच्चों के बीच में कि हाउ कैन अ रॉकेट accelerate in outer space when it has nothing to push against. अभी हमने ये देखा था कि अभी हम बात कर रहे थे कि दिस रॉकेट इज इन स्पेस, जहां पे ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो वहां पे ये मूव कैसे कर पा रहा है, एक्सेलरेट कैसे कर पा रहा है. एक्चुअली द रॉकेट इन फैक्ट द रॉकेट पुश अगेंस्ट देयर ओन फ्यूल. ये फ्यूल के ऊपर फोर्स लगाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसके कारण फ्यूल इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, एंड देन इट मूव्स. तो चलिए विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर. नाउ फटाफट रिव्यू हम कर लेते हैं जितने भी टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं. सो जो फर्स्ट टॉपिक हमने इस चैप्टर में पढ़ा था वो था लीनियर मोमेंटम, एंड द लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m with velocity v, it is given by the formula m times v. अब अगर मोमेंटम मैं सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स का देखूं तो टोटल मोमेंटम, अगर मान लो तीन हमारे पास ये पार्टिकल्स हैं सिस्टम के अंदर, तो टोटल मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट या पार्टिकल प्लस सेकंड प्लस थर्ड एंड सो ऑन, जितने भी होंगे. तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी द लीनियर मोमेंटम के अंदर. नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था मोमेंटम एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ. सो इस टॉपिक में हमने न्यूटन का सेकंड लॉ इन अ मोर जनरलाइज्ड फॉर्म में देखा था, एंड इट इज कि जो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट है, दिस इज इक्वल्स टू द चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन इट्स मोमेंटम, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी. तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी इस टॉपिक के अंदर. नेक्स्ट वी डिस्कस्ड इम्पल्स. सो इम्पल्स में हमने देखा था कि द इम्पल्स डिलीवर्ड to an object by an average force F average acting for a time delta t, it is given by impulse, this is equals to average force multiplied with delta t, and impulse can also be found out by the area under the F versus t graph. तो ये चीज़ हमने देखी थी. नेक्स्ट वी डिस्कस्ड द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंड यहाँ पे हमने देखा था कि द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंजर्व्ड, दैट इज रिमेन्स कांस्टेंट इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो. यहाँ पे इस केस में देखिए जो नेट फोर्स है सिस्टम पे वो जीरो है, F1 इज इक्वल्स टू F2. सो इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, देन वी कैन से द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल्स टू द इनिशियल मोमेंटम. तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में. नेक्स्ट हमने देखा था इन इलास्टिक कोलिजन, एंड यहाँ पे हमने ये देखा था कि जो काइनेटिक एनर्जी है बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन वो इक्वल नहीं होती है. एक्चुअली जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है, बट मोमेंटम स्टिल रिमेन्स द सेम. द फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू द इनिशियल मोमेंटम. तो ये चीज़ हमने देखी थी इन इलास्टिक कोलिजन में. नेक्स्ट वी डिस्कस द इलास्टिक कोलिजन. इलास्टिक कोलिजन, तो यहाँ पे हमने देखा था कि इस केस में फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन,
और पोटेंशियल ये जो मोमेंटम है ये तो होता ही है इक्वल, कंजर्व रहता है हमेशा इन कोलिजन। एंड देन वी डिस्कस्ड सेंटर ऑफ मास। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेंटर ऑफ मास, एंड सेंटर ऑफ मास में हमने ये देखा था कि इट इज़ दैट पॉइंट कि हम वहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का पूरा मास वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है। एंड टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था कि जो सेंटर ऑफ मास होगा दिस वुड बी सिग्मा mx डिवाइड विद द टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैपिटल M, ycm दिस वुड बी इक्वल्स टू सिग्मा my डिवाइड विद द टोटल मास m। उसके बाद हमने मोशन देखा था, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अगर मैं vcm देखूं, द वेलोसिटी फॉर द सेंटर ऑफ मास दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा m इंटू v डिवाइड बाय कैपिटल M। एंड अगर मैं एक्सेलरेशन देखूं, एक्सेलरेशन फॉर सेंटर ऑफ मास दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा ma डिवाइड विद द कैपिटल M। एंड फाइनली इसी वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द थ्रस्ट फोर्स। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो मास है रॉकेट के अंदर वो कांस्टेंट नहीं रहता है, इट कीप्स चेंजिंग। एंड जो थ्रस्ट फोर्स लगती है रॉकेट पे, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा m ओवर डेल्टा t इनटू v। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी डिराइव्ड। सो ये सारे टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं, एंड विद दिस हमने पूरे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग केवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रॉम दिस चैप्टर। सो अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। गुड बाय।